नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। असम में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं असम ने एआईयूडीएफ ने अपना असम में दृष्टि पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको आज दिखाएंगे कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किसको कटघरे में खड़ा किया। साथ ही आपको राजनीति के कई बड़े चेहरों से भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। असम की रैली में राहुल गांधी ने अमन के लिए थपथपाई गोगोई की पीठ। कई मसलों पर केंद्र सरकार को घेरा। बीजेपी ने खारिज किए सारे आरोप। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने की वाम और तृणमूल कांग्रेस की तीखी आलोचना। कहा, जनता तक नहीं पहुंच रही केंद्र की मदद। और एआईएडीएमके ने की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग। जयललिता को लेकर बयान पर सख्त ऐतराज। और बुलेटिन की शुरुआत असम से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार से असम में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने राज्य में 3 रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने राज्य में अमन बहाली के लिए तरुण गोगोई सरकार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर विजय माल्या और ललित मोदी की मदद का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को असम में 3 रैलियां की। दीफू जिले के कार्बी आंगलांग में उन्होंने तरुण गोगोई सरकार की जमकर सराहना की और शांति को विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। हम विकास की बात करते हैं, शांति के बिना, भाईचारे के बिना विकास हो ही नहीं सकता। पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने असम में जबरदस्त काम किया। एजुकेशन में, रोजगार में 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने असम से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का मुद्दा उठाया। काले धन के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कि जहां भी बीजेपी जाती है वो लोगों को लड़ाने की कोशिश करती है। अब आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, 10 साल वहां पे शांति थी। कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने असम में मंगलवार को पहली बार जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल असम की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर असम में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो केंद्र से चलेगी। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सरकार की नीतियों की अगर आप आलोचना करते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन झूठे आरोप, दोषारोपण बंद करिए। असम का चुनाव सीधे सीधे आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो विफलताएं हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा होता कि आप अपनी सरकार के बारे में बताते, लेकिन पूरी तरह से आप विफल हुए और मोदी जी पर सीधा सीधा आपने हमला किया। कांग्रेस और बीजेपी के बाद असम में एआईयूडीएफ ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इसमें अल्पसंख्यकों के मुद्दों को खास तवज्जो दी गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य लांगथिया ने गुवाहाटी में विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कांग्रेस और बीजेपी की जमकर आलोचना की। एआईयूडीएफ ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने पर जोर दिया है। 55 पेज वाले इस दृष्टि पत्र में चाय बागान और सीमावर्ती इलाकों में विकास का खास तौर पर जिक्र किया गया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य लांगथासा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट जो स्वतंत्र मिलने के बाद में सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट ले रहे हैं। माइनॉरिटीज ने उन लोगों का कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने में मदद करते रहे, लेकिन माइनॉरिटीज को सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल किया गया। उन लोगों का शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, उन लोगों का दरिद्र दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उन लोगों का स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कोई कुछ नहीं किया।
बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाने वाली बीजेपी को भी यूडीएफ ने आड़े हाथों लिया। पार्टी का कहना है कि घुसपैठ के बहाने भारतीय नागरिकों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यूडीएफ ने बीजेपी पर असहिष्णु होने का आरोप लगाया। जो इंटॉलरेंट पॉलिटिक्स लेके जो बीजेपी आ रहे हैं, इनके खिलाफ भी हमारा जो लड़ाई जारी है। तो असम अजान फकीर और शंकरदेव का ये जन्मभूमि रहा। यहाँ कोई कम्युनल फोर्स की कोई जगह नहीं है। इंटॉलरेंट पॉलिटिक्स का इधर कोई सवाल नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट में 4 इलाके के विकास समेत कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के वादे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राज्यसभा टीवी की टीम हर राज्य में मौजूद है। राज्यसभा टीवी संवाददाता हर जगह से चुनाव की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लोकतंत्र 2016 के इस आधे घंटे एपिसोड में हमारे साथ कोलकाता से संवाददाता प्रणव गोस्वामी हैं। असम से जोरहाट से विशाल दहिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विशाल आपके पास आना चाहूँगा। असम में बीजेपी, कांग्रेस और अब एआईयूडीएफ ने भी अपना जो दृष्टि पत्र है, विजन डॉक्यूमेंट है, वो जारी कर दिया है। तीनों पार्टियां क्योंकि बड़ी हैं, एक तरह से लीड करती हैं तीनों पार्टियां। क्या आपको लगता है कि जो इन पार्टियों के घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो मेल खाते हैं जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे? क्योंकि आप जगह जगह जाकर देख रहे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या उनका रिफ्लेक्शन पार्टीज के घोषणा पत्रों में या विजन डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा है? देखिए, जहां तक बुनियादी मुद्दों की बात है दीपक, तो निश्चित रूप से क्योंकि ये तीनों पार्टियां जिसे कहा जाए कि एक त्रिकोणीय मुकाबले के 3 अलग अलग हिस्से हैं इस प्रदेश में। कांग्रेस एक तरफ जहां के अपने 15 साल राज करने के बाद अपने गढ़ को बचाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी, एजीपी और बीपीएफ और कुछ और छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जो 2014 के चुनाव में जो उनको बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव में, उस बढ़त के ऊपर अपनी एक बार फिर से जीत कायम करना चाहती हैं। पहली बार असम में सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। और वहीं एआईयूडीएफ जो कि पिछली बार मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा था, वो इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखता है। तो जहां तक दृष्टि पत्र की आपने बात की, विजन डॉक्यूमेंट जो कि रिलीज किया गया है तीनों पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है, उसमें जो बुनियादी मुद्दे हैं उनका जिक्र जरूर है। चाहे वो बिजली से संबंधित मुद्दा हो, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर अलग जो एक तरीके से विकास का जो जिस तरह से दावा किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, उसके घोषणा पत्र में कहा गया, वो सब बातें गिनाई गई जो पिछले 15 साल के राज में कांग्रेस ने की है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ विकास और चारों तरफ विकास करना चाहते हैं। और एजीपी ने, एआईयूडीएफ ने बल्कि जो दृष्टिपत्र अपना जारी किया है उसमें उन्होंने भी जो मूलभूत मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी बात की है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं इस प्रदेश में जिसको लेकर इस पूरे चुनाव में एक तरीके से कहा जाए कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार करने में लगी हुई हैं। वो सबसे पहला मुद्दा है जो इमिग्रेंट से संबंधित मुद्दा है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहा जा सकता है, उसको लेकर बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड बीजेपी ने लिया है। बीजेपी एजीपी का जो गठबंधन है, और सीधे तौर पर उनके दृष्टिपत्र में कहा गया है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा है उसको लेकर वो कड़ा रुख अपनाएंगे, उसको लेकर बहुत कड़े सख्त कदम उठाए जाएंगे। और कांग्रेस की तरफ से भी इस बात का जिक्र जरूर किया गया है। लेकिन एआईयूडीएफ ने उसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, तो ये मुद्दा जरूर हावी रहेगा। उसके अलावा क्योंकि ऊपरी आसाम में पहले फेज का चुनाव हो रहा है दीपक, 4 तारीख को जो चुनाव होने, वो जोरहाट जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। ठीक है विशाल, आप काफी दिनों तक वहां हैं, चुनाव की बारीकियों को आप समझेंगे। हम वक्त पर आपसे मिलते रहेंगे, आपसे रूबरू होंगे, दर्शकों से भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल समय की थोड़ा कमी है, रोक रहा हूं इस वक्त आपको। अब हम चलते हैं असम में जो चुनाव प्रचार है उसका एक अलग तरीका आपको दिखाते, देखिए खास रिपोर्ट। कार्टून हंसी ठिठोली का जरिया है, तो इनके जरिए कार्टूनिस्ट गंभीर मसलों पर तीखा व्यंग्य भी करते हैं। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के परंपरागत तरीकों के बीच कार्टून पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो कार्टून के जरिए पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। बीजेपी ने इस पोस्टर में राज्य सरकार से पिछले 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगा है। इलेक्शन में कार्टून पहला शुरू किया है कांग्रेस, तो जब कांग्रेस शुरू किया है बीजेपी भी किया है,
तो इसमें कोई खास तो प्रॉब्लम का बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिव सोर्स ये से लेना चाहिए, कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस भी पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार से सवाल जवाब कर रही है। उसके पोस्टर में रोजगार, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मसले छाए हुए हैं। हालांकि राजनीति के जानकार पार्टियों को जनता के मुद्दे उठाने की सलाह दे रहे हैं। ये जो कार्टून का नाम पे जो कर रहा है, कोई किसी का भी अच्छा नहीं है। हम देखो, जो सबका नारा होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट का नारा लेके चलना चाहिए सब पार्टी को। और मुझे ये जो कार्टूनबाजी होता है, इससे हमको लगता है कि पब्लिक में नाराजगी होता है, उसमें पब्लिक इतना खुश नहीं होता है। असम चुनाव में उम्मीदवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चुनावी गीतों के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह का आरोप था कि पश्चिम बंगाल की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। एक तरफ भुखमरी फैली हुई है तो दूसरी तरफ टीएमसी के मंत्री घूस ले रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि चिटफंड घोटाले में वाम दलों के कार्यकाल में ये शुरू हुए घोटाले और टीएमसी के कार्यकाल में उन्हें खूब बढ़ावा मिला। अमित शाह ने बीजेपी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उनका कहना था कि राज्य सरकार केंद्र का दिया पैसा जनता तक नहीं पहुंचा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने मेदिनीपुर पश्चिम में नयाग्राम और पुरुलिया के रघुनाथपुर में 2 रैलियों को संबोधित किया, जबकि इससे पहले मंगलवार सुबह अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चिटफंड के अंदर 17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का पैसा ये लोग खा गए। ये चिटफंड कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुआ और ये चिटफंड ममता के समय में बड़ा पूरे गुंडे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो अब ममता दीदी की पार्टी में आ गए। बंगाल को अपना गौरव न कम्युनिस्ट वापिस दिला सकते हैं, न तृणमूल कांग्रेस वापिस दिला सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के लिए नामांकन भरने का काम मंगलवार को पूरा हो गया। बीते 1 हफ्ते से इस दौर की 56 सीटों के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। बुधवार को पर्चों की जांच पूरी होगी, जबकि 1 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कालियागंज समेत सभी 56 सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए इस दौर में सभी पार्टियों ने अभी से पूरा जोर लगा दिया है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाली कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता प्रणव गोस्वामी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास को ही पार्टी का अहम मुद्दा बताया। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल को तृणमूल मुक्त बनाने के लिए सभी सेक्युलर ताकतें एक साथ आई हैं। क्या आप संभावनाएं देखते हैं अपनी पार्टी का इस चुनावों में? देखिए, टीएमसी के साथ हम लोग गठबंधन किए थे, लेकिन वो गठबंधन स्थायी रूप में नहीं रह पाया। और टीएमसी जिस ढंग से शुरू से ही बंगाल के जमीन पे राज करना चाह रहे थे, जिस ढंग से फैसिज्म को प्रतिष्ठा करना चाह रहे थे, उसके खिलाफ हम लोग शुरू से ही आवाज उठाना शुरू की। अभी जो गठबंधन हुई है ये जनता की गठबंधन है और जनता ये मांग किए हैं, इसीलिए हम लोग सब सारे सेक्युलर फोर्स, सारे डेमोक्रेटिक फोर्स हम लोग एकजुट हुए हैं। पूरे बंगाल में जो इश्यूज है वही भवानीपुर का भी इशू है। एक तरफ एक भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है, शारदा से लेकर नारदा तक।
इश्यूज है, डेमोक्रेसी को जिस ढंग से खत्म करने की कोशिश जारी कर रहे हैं तृणमूल, वो हमारे लिए इशू है। शिक्षा इशू है, पानी इशू है, पीने का पानी भवानीपुर में सबसे प्रॉब्लम है। यहाँ से जो कारोबारी है, जो व्यवसायी है, यहाँ से अपना पूरा बिजनेस हटाकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। यहाँ के कोई भी मरीज अपना इलाज कराने के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो ये सब सामने जरूर आएगा। दीपा दास मुंशी, जिनका कहना है कि तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इन चुनाव में उतरी हुई है, और उनको पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भले ही उनके सहयोगी दल बदल गए हो, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन जरूर हासिल कर पाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और वहीं भवानीपुर से बीजेपी की ओर से सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस मैदान में हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले ऐसा लग रहा था कि टीएमसी के रूप में बंगाल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि परिवर्तन अब बीजेपी के रूप में होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज छिपाने और टीएमसी पर चुनाव से पहले फायदा लेने के लिए उन्हें सार्वजनिक करने का आरोप भी लगाया। कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, इधर मुद्दा जो है, एक परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल की जनता वोट दिया था 2011 साल में, मगर अब जो दिख रहा है ये सही परिवर्तन नहीं आया था। पश्चिम बंगाल आप जानते हैं, विकास इधर नहीं हुआ है। आपका स्वास्थ्य और एजुकेशन में पूरा बर्बादी आ गया है। देखिए, 70 साल से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, सुभाष चंद्र बोस का जितना भी दस्तावेज था ये सब छिपा के रखा था। पहला बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब सार्वजनिक किया है। हम लोग परिवार से और ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से हम लोग एक चिट्ठी दिया था मुख्यमंत्री जी को, मगर 64 फाइल जो था इतना साल से जो छिपाया था ये उन्होंने सार्वजनिक किया है 18 सितंबर 2015 में। तो 4 साल उन्होंने क्यों वेट किया? इलेक्शन का पहले ये सार्वजनिक करने का क्या ये मायने रखता है? इलेक्शन में फायदा लेने के लिए पश्चिम बंगाल का सरकार ये फाइल सार्वजनिक किया है। चंद्र बोस जी, जिनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको सार्वजनिक करने को लेकर कोई भी पहल तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दिखाई थी, सरकार ने नहीं दिखाई थी, और चुनावी फायदे के लिए अंतिम वर्ष में उन्होंने ऐसा किया। और प्रणव गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे कोलकाता से, उनका रुख करते हैं। प्रणव, हम दावे तो सुन रहे हैं जो तमाम पार्टियां हैं उनके, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, आप जब जमीन पर जाते हैं, आप इलाकों का दौरा करते हैं, तो वहां किस किस तरह के मुद्दे पश्चिम बंगाल में देखने को मिले आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल एक बड़ा प्रदेश है और हर इसमें जो जिले हैं उसकी परिस्थितियां अलग है, लेकिन अगर मोटे तौर पे कहा जाए कि पूरा जो चुनाव है वो अगर हम विपक्षी दलों की नजर से देखें तो शारदा घोटाले से लेकर जो सत्तारूढ़ जो टीएमसी है उनके जो नेताओं के जो स्टिंग ऑपरेशन नारदा का हुआ था, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। ये मुद्दे जिनको उठा रहे हैं विपक्ष, उसमें चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, और साथ ही साथ बीजेपी के लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जिसको कहा जाए कि वो अपने जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उनके मद्देनजर वो बांग्लादेश घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है। सीपीएम और कांग्रेस का ये आरोप है कि इस सरकार ने जो गरीब किसान हैं जिनके हक की लड़ाई को मुद्दा बनाकर वो 2011 में टीएमसी आई थी उसको भूल गई, और लगातार यहां पर उद्योग नहीं पनप पाए, और जिन लोगों से जमीनें ली गई उन्हें भी जमीन का जो मालिकाना हक है वो नहीं मिला। ये सारे मुद्दे थे जो कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उठाए गए। जहां तक टीएमसी का सवाल है, टीएमसी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, खासतौर पर तब जब 2014 में एक तरह से कहा जाए कि जब बीजेपी की लहर थी उस दौरान भी टीएमसी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिला के जो सारे मुद्दे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सत्ता में टीएमसी है, समय की कमी है। 34 साल के राज के बाद बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इन तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु की।
एआईएडीएमके ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पार्टी नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर दिए बयान पर माफी मांगने की उनसे मांग की है। पार्टी ने उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। दरअसल शुक्रवार को पीयूष गोयल ने एक बयान में जयललिता को एक ऐसा नेता बताया था जो बड़ी मुश्किल से लोगों से मुलाकात करती हैं। और अब बात पुदुचेरी की। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारियों ने शिकायतों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन किया है। 3 सदस्यों की यह समिति चुनावी उड़नदस्तों और निगरानी समितियों की कार्रवाई के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को सुनेगी। इसमें जांच के दौरान पैसों और संपत्ति की जब्ती के मामलों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। समिति में डिप्टी चुनाव अधिकारी, नोडल ऑफिसर और लेखा और कोषागार निदेशालय के अधिकारी शामिल हैं। पुदुचेरी जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस समिति का गठन किया गया है। शिकायत दर्ज कराने के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किए गए हैं। 0413223117 और 04131950 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। कांग्रेस नेता वी नारायणसामी का दावा है कि पुदुचेरी में अगर कांग्रेस डीएमके की सरकार बनती है तो विकास को तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने पुदुचेरी में सत्ताधारी एनआर कांग्रेस पर प्रदेश के पिछड़ेपन का आरोप लगाया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नारायणसामी ने कहा कि एनआर कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। सर, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आप स्टेट के? हमारा प्रदेश का मुख्य मुद्दा है अभी रीजनल पार्टी है, एनआर कांग्रेस है, यहाँ रूल में है। ये पुदुचेरी को पूरा विकास के लिए ये बहुत उन्होंने आश्वासन दिया लोगों के सामने। फ्री राइस स्कीम उन्होंने बोला, उन्होंने बताया ओल्ड एज पेंशन, कामराज हाउसिंग स्कीम उन्होंने बताया। ये पूरा बिल्कुल ये सरकार अभी एनआर सरकार फेल है। पूरा अब उन्होंने 170 आश्वासन दिया लोगों का, ये मैं एक ही पूरा नहीं किया अभी तक। 5 साल हो गया। अभी ये स्थिति हम देख रहा हूँ, कांग्रेस डीएमके के साथ लोग अभी उनको हमारा अलायंस को सपोर्ट देने के लिए लोग तैयार है। इसीलिए ज्यादा कई बार अब देखने में आ रहा है कि कुछ विधायक जो एनआर कांग्रेस के हैं वो भी टूट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं सर पुडुचेरी में। अभी कुछ विधायक लोग आया, कुछ कांग्रेस का एनआर कांग्रेस का काउंसलर आया, एनआर कांग्रेस का बहुत बड़ा नेतागण उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया। उनका पार्टी से बहुत लोग बाहर आया। कांग्रेस को लोगों ने एक्सेप्टेंस मिल रही है इस पुडुचेरी में। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या हमारी बात अगले मुख्यमंत्री से हो रही है? नो, कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का दावेदार कोई नहीं है। ये हमारा पार्टी का परंपरा है। ये अभी विधायक लोग जीत के आने के बाद कांग्रेस विधायक लोग उन्होंने निर्णय करके आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा को देगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी, आदरणीय कांग्रेस उपाध्यक्षा आदरणीय राहुल जी, उन्होंने कौन मुख्यमंत्री का दावेदार उन्होंने निर्णय कर रहा है, उन्होंने होगा। क्या अहम मुद्दे लेके आप चुनाव में जा रहे हैं? ये हमारा एक ही मुद्दा है यहाँ। अभी कांग्रेस पार्टी का मेन मुद्दा विकास है। पांडिचेरी को कैसा रूप में विकास लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फ्लाईओवर करना, टूरिज्म डेवलप करना, आईटी पार्क लाना। और अब बात करेंगे केरल की। केरल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले मीडिया के सर्वे पर अपना रुख साफ करने को कहा है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने चुनाव आयोग को 4 अप्रैल से पहले इस बारे में अपना बयान पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश दिया था। याचिका में केरल विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया की ओर से धर्म और समुदाय के आधार पर होने वाले चुनावी सर्वे को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी। लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।